अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता खोलने के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक 1 जनवरी तक मौखर कर दी है, लेकिन अभी तक मुज़ाकराती अमल शुरू ही नहीं हुआ है। इमरान खान की तरफ से हुकूमत को दी गई डेडलाइन परसों ही गुजर गई थी और कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होनी थी, मगर कल खुद पीटीआई उलझन में थी, कन्फ्यूजन का शिकार थी और इमरान खान की हिदायत का इंतजार कर रही थी। जिसके बाद आज खुद इमरान खान ने जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि पार्टी की तरफ से मुझसे मजीद वक्त मांगा गया था, इसलिए सिविल नाफरमानी की तहरीक फिलहाल मौखर कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो 1 जनवरी से पहले सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान करूंगा। हमने इसकी स्ट्रैटेजी बना ली है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा है कि पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई है कि मैं अपोजिशन लीडर से मुलाकात और बातचीत करूं और मैंने कहा है कि मैं उनसे मिलना चाहूँगा, लेकिन मुझे पता है कि ये तो मुझे अपने लोगों से मिलने नहीं देते, तो अपोजिशन रहनुमा उसे कहाँ मिलने देंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं के कहने पर इमरान खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल के लिए कुछ दिन इंतजार कर लेता हूं, अगर हुकूमत 2 मुतालबात पूरे नहीं करती तो तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दूंगा। वहाँ से कॉलें आना शुरू हो गई हैं कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, हम रोक रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस। तो उनके पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत। यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा है, हुकूमत की तरफ ही भेजा होगा क्योंकि हुकूमत ये कह रही होगी ना करें, तो हुकूमत की तरफ भेजा 2 मुतालबात ये पूरे कर ले। नहीं तो इमरान खान ने कहा है अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। बीचौक एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ रवैया सामने आ रहा है। पीटीआई पहली दफ़ा हुकूमत से बात करने के लिए आमादा है। क़यादत के लहजे में नरमी नजर आ रही है, बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। डेडलाइन गुजरने के बावजूद अपनी धमकी पर अमल नहीं किया गया। यहाँ तक कि इस बार मुज़ाकरात के लिए पीटीआई के मुतालबात भी वो नहीं है जिस पर पीटीआई इतने अरसे तक बज़िद थी। इमरान खान ने जो 2 मुतालबात सामने रखे हैं उसमें 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात हैं, मगर मैंडेट की वापसी और इंतखाबी धांधली की तहकीकात जैसे सख्त मुतालबात सामने ही नहीं रखे गए। आज कौमी असम्बली का इजलास भी मुज़ाकरात के मौजू के गिर्द घूमता नजर आया। आज का इजलास शुरू तो हुआ था पीटीआई और नून लीग के अराकीन के दरमियान कशीदगी और तल्ख जुमलों के तबादले से, लेकिन फिर बाद में इजलास में कुछ मसालियती रवैया भी नजर आया और इजलास के दौरान पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत की तरफ से मज़बत पैगाम दिया गया, रास्ता भी दिखाया गया। इजलास के दौरान पहले असद कैसर की तकरीर के बाद नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने तकरीर की तो उन्होंने पीटीआई को सख्त लहजे में ही जवाब दिया, जिस पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। एमएनएस चुपते हैं, उसको जबरदस्ती की जाती है और उसको कहा जाता है कि तुमने इस्तीफा देने हैं। उसकी खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है और किससे प्रोटेक्शन की जरूरत है? हुकूमत से प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्टेट से प्रोटेक्शन की जरूरत है, पुलिस से प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस पार्लियामेंट की जो प्रेस्टीज है, उसकी जो इस्तेहकाक है, इसकी जो प्रिविलेज है, इसको प्रोटेक्ट करे। अगर हमारे एक एमएनए को मजबूर किया गया और उससे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया, वल्लाह यहाँ कोई असम्बली नहीं चलेगी। हाथ उठाए हमारे पंजाब के मैंने, आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एक को जो है जलील किया जा रहा है। इस मुल्क को अपने बाप के जागीर बनाया हुआ है। अगर इस तरह रवैया रहा तो फिर ये असम्बली नहीं चलेगी। जब फैज हमीद को इस्तेमाल किया जाता था, जब 16 किलो यहाँ पे हीरोइन डाली गई और कुरान उठाया गया, इनके एक वजीर ममलकत ने कुरान उठाया फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त ना इस्लाम था, ना मुसलमानियत थी, ना कुरान था, ना अल्लाह था, ना कोई चीज थी। फलां को फलां से पकड़ लिया, फलां को फलां से पकड़ लिया। मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे खिलाफ FIR लाहौर में हो रही। जब असद कैसर साहब इधर बैठे हुए थे, पॉलिटिकल लीडर है तो फिर पॉलिटिकल लीडर बने। अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार की है, आप चैंपियन मत बने, आप जमहूरियत के चैंपियन मत बने। जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। जमहूरियत की बात करते हैं, एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। अदलिया पे आपने हमला किया, आपने सिविल नाफरमानी की, आपने PTV पे हमला किया, आप क्या बात करते हैं? जितनी मर्जी ड्रामे कर लें, जितना मर्जी ड्रामे, ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं,
और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। जाएं पटियाला जेल जाए, उसको समझाएं। मेरी रिक्वेस्ट होगी थोड़ा मुझे दिल से सुन लें। मैं दिल से ही बात करता हूँ, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। और ये कभी आप खान साहब से पूछिएगा कि खान साहब के नज़दीक जाके उनको सच्ची बात कौन करता है। असेंबली में तल्ख जुमलों के तबादले के बाद शेर अब्दुल मरवत ने तकरीर करते हुए कहा कि हमारे बीच बात करने के लिए फरिश्ते तो नहीं आएंगे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम ऐवान की कमेटी बनाकर बैठ जाएं? ख्वाजा आसिफ का बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी ज़बान भी आग उगलती है। माहौल इस तरह बना होता है जैसे कई सोतने आपस में लड़ रही है। हर वक्त ताने, हर वक्त तनकीद। मीडिया रोज कहता है मुज़ाकिरात हो रहे हैं। यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकिरात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकिरात नहीं होते हैं। अमूमन मेरी ज़ाती राय है, झूठ बोला जाता है कौम के साथ। कोई भी मुज़ाकिरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं, यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं? इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल मरवत को जवाब देते हुए कहा कि मेरी ज़बान में भी शीरीनी नहीं है। ये सुबहान अल्लाह कहेंगे तो मैं भी सुबहान अल्लाह कह दूंगा। मनफी बात का जवाब मनफी ही आएगा। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने शेर अफजल मरवत को जवाब देते हुए कहा कि आपकी कमेटी स्पीकर की कमेटी के पास जाए और उनसे कहे कि हम मुज़ाकरात के लिए सीरियस हैं। फिर हम स्पीकर से कहेंगे कि वो ये मामला वज़ीर आज़म से डिस्कस करें। भाई ने मेरे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी ज़बान भी आग उगलती है। कुछ ठीक कहा, मेरी ज़बान में भी कोई शरीनी नहीं है। शरीनी जो है उसी तरह आती है। ये सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं भी सुभान अल्लाह कह दूँ। ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ कॉल दें सिविल नाफरमानी की और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है। मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज। मरवत साहब हमें ये कहते हैं कि जी आपने इस बारे में जो है वो बात नहीं की, तो बात शायद उस तरफ से भी जो है वो नहीं हुई। स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है। तो मैं ये मरवत साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपकी कमेटी है आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। तो मुझे ये यकीन है और हम इस बात की कोशिश भी करेंगे, ख्वाजा साहब को भी साथ लेंगे और हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें, गवर्नमेंट से डिस्कस करें, अलाइज पार्टी से डिस्कस करें। इजलास के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मदारिस बिल पर हमारी बात ना मानी गई तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। पहले हमने अपना जमात का मौक़िफ़ दिया था, अब तमाम तब तंजीमात मदारिस दी ने रात को मीटिंग करके एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा कर रहे हैं। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में। नदीर तारड़ साहब जो हैं इस बारे में बड़े मुशाक हैं, कोई ना कोई तावील अब बनाकर पेश कर देंगे। सो ये तावीलें नहीं चलेंगी। अब हम भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। आप मुझसे जूनियर हैं। जब स्पीकर साहब ने उनको एक आईनी शिक का हवाला देकर लिखा कि इस पर जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं और मैंने वो गलती सीधी कर ली है और आपको भेज रहा हूँ, उसके बाद न सदर ने यह कहा कि नहीं आपकी ये वजाहत काफ़ी नहीं है, नहीं सदर ने यह कहा कि नहीं जॉइंट सेशन बुलाओ। जब उसने कोई उस पर एतराज़ ही नहीं किया, उस पर कोई प्रेस ही नहीं किया, उसको दबाव ही नहीं डाला, तो बात यहाँ मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जब वो दूसरे 8 एतराज़ात भेजता है तो वो टाइम बाद गुजर चुका है उनका। इसके बाद वो सिरे से वो एतराज़ है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान को जवाब देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पर हुकूमत की कानूनी पोजीशन वाज़ेह की। आपने मौलाना जो बातें की सरे तस्लीम खाम, आइन का आर्टिकल 75 का पार्ट 2 ये कहता है कि जब सदर साहब बिल रिटर्न कर देंगे
मजलिस शूरा को, तो फिर उसको ज्वाइंट सिटिंग में रख देंगे और ज्वाइंट सिटिंग मौके पे मौजूद जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक उस बिल को पास कर देगी। जब मुश्तरका इजलास उस बिल को पास कर दे अमेंडमेंट्स के साथ या विदाउट अमेंडमेंट्स, तो फिर वो वापस इरसाल हो जाता है सदर मुमलिकत को। यहाँ पे आपकी बात दुरुस्त है। उस सूरत में सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है और वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको या असेंट कर देंगे। 11वें दिन वो बिल जो है वो कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दोनों सूरतों में वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। अगर कानूनी तौर पर ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पर, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पर चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। मगर मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर कानून की इस एक्सप्लेनेशन से मुतमईन नहीं हुए और अपनी बात पर कायम रहे। कौमी असम्बली का यह अहम इजलास था जिसमें मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई। साथ ही कल शेर अफजल मरवत ने हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि 26 नवंबर के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ है कि PTI के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती हो गई है, इसलिए उन्होंने मदावे के लिए कुछ इक़दाम लेना शुरू किए। मगर नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात आगे ना बढ़ें। मगर 26 नवंबर को PTI के एहतजाज के बाद फौजी क़यादत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उससे इस मौक़िफ़ के बरक्स तासुर मिल रहा है। पहले फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का सख्त एलामिया सामने आया, जबकि कल भी एक आला सतह इजलास में 26 नवंबर के वाक़यात पर डिस्कशन की खबर सामने आई है। सैयद इरफान रज़ा की खबर के मुताबिक कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम सिक्योरिटी खदशात पर मीटिंग हुई है, जिसमें PTI के इस्लामाबाद में हालिया एहतजाज का मामला भी शामिल था। खबर के मुताबिक हुकूमत ने तो मीडिया के साथ इस मीटिंग की तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन इस मीटिंग से आगाह एक ज़राए ने बताया कि मीटिंग में डी चौक एहतजाज पर बात की गई और इस अज़म का इजहार किया गया कि वायलेंस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों के कत्ल में मुलव्विस किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये फैसला किया गया कि सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल करने वालों और रियासती प्रॉपर्टी को तबाह करने वालों के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। खबर के मुताबिक मीटिंग में आला सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने भी शिरकत की, जिसमें दहशतगर्दी में इजाफा, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर भी बात की गई। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से इमरान खान को रिहा न करने की सूरत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ एक और एहतजाजी मार्च की धमकी का भी मीटिंग में जायजा लिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और अब कल से इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जानिब से हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। पहले इमरान खान के वकील फैसल चौधरी से, जिनकी आज जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है, क्योंकि बहुत सारी कयासराइयाँ की जा रही हैं। इमरान खान क़यादत से खुश नहीं है, मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने गो अहेड दिया है या नहीं दिया है, अगर कमेटी बना दी है तो फिर कमेटी को टास्क किया दिया है। आज इमरान खान ने क्या बातें की, फैसल चौधरी से पूछते हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन है और जाहिर उस कन्फ्यूजन में ये जानना बड़ा जरूरी है कि इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। डायलॉग के हवाले से खबर आती है कि उन्होंने 7 रुकनी कमेटी बनाई, पहले 5 रुकनी, फिर उसे 7 रुकनी किया। फिर खबर आती है कि वो शायद उन्होंने मुज़ाकरात का गो अहेड नहीं दिया। वो फिर उन्हें इस बात पर भी गुस्सा है कि बाहर तो बड़ा गुडी गुडी हो रहा है, बड़े अच्छे माहौल में हैं, रहनुमाओं को परेशानी नहीं है। क्या सोच रहे हैं वो एग्जैक्टली मुज़ाकरात के हवाले से, कमेटी के हवाले से, इन तमाम बातों पर? देखिए शाहजेब साहब, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है और 2 निकाती एजेंडा भी जो है वो दे दिया गया है। हुकूमत जो है ना इसने अभी तक किसी ना तो काउंटर एजेंडा के ऊपर वो बात की है, ना कि मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। नज़र ये आता है कि हुकूमत जो प्रिवेलिंग क्योस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है या लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक सिचुएशन है, उसकी क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं, ये टेम्परेचर डाउन नहीं करना चाहते और ये कोशिश इनकी ये है कि जब भी मुज़ाकरात की बात हो उसको सबोटाज किया जाए। जिस दिन ये कमेटी बनी उस दिन उमर अयूब खान साहब, अहमद चट्टा और राजा बशारत साहब को, 2 हमारे लोकल PTI के जो लीडरान हैं, उनकी थाने में बिठा दिया गया और सुबह अदालत ने पुलिस की सरजनिश करके उनको छोड़ा, क्योंकि उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से बेल ऑर्डर्स थे। तो एक मुसलसल जो एक तरीक़ेकार ये नज़र आ रहा है कि जो हुकूमत है वो अभी भाग रही है मुज़ाकरात से। तो इमरान खान साहब ने तो ये बात 12 दफ़ा कही है कि वो मुज़ाकरात ही कर सकते हैं। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी की गन के ज़रिए या बंदूक के ज़ोर पे बात करती नहीं है। तो जब फाइनल कॉल दी थी तब भी एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी और उसके साथ कहा गया था कि अगर कोई जो भी बात करना चाहेगा वो बात कर ले। इस वक्त आज भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है आज भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि कमेटी उन्होंने ही बनाई है और इसको मैंडेट हासिल है कि ये हुकूमत से मुज़ाकरात करे।
जी बिल्कुल, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है और हुकूमत को क्योंकि ये कन्फ्यूजन सूट करती है, वो इस कन्फ्यूजन को बुनियाद बना के मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि मुज़ाकरात से टेम्परेचर और फियर फैक्टर डाउन होता है और ये जो वो इस फियर फैक्टर की एडिफिस के ऊपर यानी इसकी बुनियाद पे खड़े हैं, लिहाजा वो इसको नीचे नहीं लाना चाहते हैं। और सिविल नाफरमानी के हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, कब तक के लिए डिले की है और किस बुनियाद पर डिले की है और किस बुनियाद पर दोबारा उसकी कॉल दे सकते हैं वो? देखिए, सिविल नाफरमानी को कुछ दिनों के लिए उन्होंने कहा है कि वो डिले कर रहे हैं और उसकी बुनियाद सिर्फ एक है। वो उन्होंने ये कहा है कि जो मुल्क को जो सिविल डिसोबीडियंस रेमिटेंस के मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो समझते हैं कि उससे ऐसा नुकसान होता है, तो वो हम नहीं करना चाह रहे। आज 7 निकाती एजेंडा भी उन्होंने पॉइंट्स भी दिए हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात की है कि हम ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये इसको हमें क्यों करना पड़ा। तो वो एक शुरू से लेके आखिर तक क्रोनोलॉजिकल उन्होंने जो पंजाब और केपी असेंबली की डिसोल्यूशन से बाद, फिर 9 मई के वाक़यात, फिर जिस तरह से उनके पार्टी के साथ सिंबल छीना गया, फायजीसा और इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी के साथ जो ज़्यादती की उसकी बात, फिर जो उनके कारकुनान के साथ, उनके मेंबरान के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ, उनके घरों के साथ किया गया, उस पर बात की। फिर उनके अपने मुकदमात जो हैं 9 मई से पहले जो 150 के करीब मुकदमात थे, फिर उनकी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी थी उसकी बात की, फिर इलेक्शन में 26वीं तरमीम की भी बात की, फिर जो उन्होंने इलेक्शन 8 फरवरी का उसको कहा कि हमने जेल में बैठ के भी तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन जीत गई तो फिर उसको फॉर्म 47 के ज़रिए जो है इलेक्शन फ्रॉड को कवर किया गया। फिर जो 26 नवंबर को लास्टली जो डी चौक पे हादसा हुए हैं जिसमें हमारे कारकुनान की शहादत हुई है, हमारे लोगों की ज़ख्मी हुए हैं और मिसिंग पर्सन्स हैं, इनके ऊपर जो है उन्होंने ये सारी वजूहात बयान की हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपोजिशन को वो वेलकम करते हैं अगर वो जेल में मुलाकात के लिए जो है इजाज़त मिलती है, लेकिन हुकूमत से उन्होंने कहा कि उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो उनको इजाज़त देंगे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के जो ज़ोमा हैं उनसे भी 3 महीने से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई है। और अपोजिशन में वो किस किस से मिलना चाहेंगे? महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, किस किस से मिलना चाहेंगे वो? देखिए, अपोजिशन जितने जो भी अपोजिशन में उनसे मिलना चाहेगा वो उनसे उन्होंने वेलकम किया है, और लेकिन ये हुकूमत मिलने देगी इस पे मुझे भी खदशात हैं। यानी कि अगर हुकूमत मिलने दे तो मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान साहब मिलना चाहेंगे? देखिए, जो भी वो उनको से जेल में मिलने जाएंगे या ख्वाहिश करेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, और जो बाहर लीडरशिप है उस पर मुकम्मल एतमाद है इमरान खान साहब का या फिर वो नाराज़ हैं उनसे? देखिए, लीडरशिप पे जो उस दिन बात हुई थी वो एक अखबारी ख़बरों के ऊपर जो एक तबसरा था, उनका ये कहना है और ये बिल्कुल जायज़ बात है इमरान खान साहब की। उनका ये कहना है कि हमारी शहादतें हुई हैं, हमारे कारकुनान में एक तकलीफ़ है, दुख है, रंज है, अलम है। जो डी चौक में हमारे 12 लोग शहीद हुए जिनके हमने क्वाइफ भी दिए हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे मिसिंग पर्सनस हैं जिसकी हमने लिस्टें दी तो वो सामने आना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिसिंग पर्सनस हैं जिनको ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो डी चौक में मौजूद थे। रात को लाइट बंद करके यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, फायरिंग हुई। तो हमें इस पे जो है हमारे 2 जायज़ मुतालबात हैं। हम ये कहते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाइए जिसके सामने, क्योंकि अब हुकूमत की पोजीशन इसमें चेंज हुई है। पहले जो है वो वज़ीर इत्तलात और वज़ीर दाखिला ने कहा कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये कहा कि हाँ फायरिंग हुई है। इल्ज़ामात उन्होंने उसकी नोयत डिफरेंट कर दी, लेकिन अब फायरिंग मानती है हुकूमत हुई है। तो इसमें हमारा ये मुतालबा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाए जो सानिया 9 मई की और 26 नवंबर की तहकीकात करे और हम अपने सबूत दें, हुकूमत अपने सबूत दे। इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि जो असीरान है हमारे जो 9 मई में, क्योंकि 9 मई का शाहजेब जो पूरा वाक़या बड़ा पोलिटिसाइज है, उसमें जिन्होंने PTI को छोड़ा उनको जो है बरल जमा करार दे दिया गया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि IG ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और कहा जी के फना लोग जो हैं उनकी कॉलें हैं। एक ही गाड़ी में एक जो
खातून उनको 8 महीने कैद खदीजा शाह को हुई, लेकिन अनलीब अब्बास को छोड़ा गया। पिंडी में जो है वो फयाज चौहान ने पार्टी छोड़ी, उनको छोड़ा गया। फराख हबीब हमारे फैसलाबाद से जो थे उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। तो एक पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। 1.5 साल से जो हमारे लाहौर में कैद 5 हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद और उमर सरफराज सीमा समेत कारकुनान, जिनको ट्रायल में अभी तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद चालान मुकम्मल नहीं आए हैं और फर्दर जुर्म एक केस में लगाई जा रही है। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन जो है और इन्वेस्टिगेशन जो कि हुकूमत की एजेंसीज हैं वो इनको झूठे मुकदमात से बरल जमा करार दें और इनको जो है वहाँ पे छोड़ा जाए, ताकि एक जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई CBM भी आए। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब मौजूद थे, आज इमरान खान साहब से मिले। खान साहब क्या सोच रहे हैं ये बताया उन्होंने। सेनेटर तलाल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, आप लोग ये कहा करते थे कि इमरान खान तो आदमी गैर जमहूरी हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे तमाम शिकायत के बावजूद हम बात करने की कोशिश करते थे, मगर ये इस्टेब्लिशमेंट को भेज देते थे, ये तो अपने इत्तेहादियों की एजेंसी से मैनेज करते थे। अब वो बात करना चाह रहे हैं, कमेटी उन्होंने बना दी, पहले 5 रुकनी बनाई, फिर उसे 7 रुकनी कर दिया। अब आप लोग और पब्लिकली कह दिया कि डायलॉग के हवाले से उनके रहनुमाओं ने, मगर आप लोग अब कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि बचकर निकलना चाहते हैं कि डायलॉग इनसे करना ना पड़े। आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, या आप लोग खुद नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से डायलॉग की टेबल पर आएं और इनके साथ मामला तय हों और कोई दरवाजा खुले इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, सबसे पहले तो इस पार्टी और इसकी लीडरशिप का माजी देखना पड़ेगा। इनसे बातचीत करते हुए 100 तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इनका कोई कैरियर या इनकी जो माजी है वो बिल्कुल ये कॉल ऑफ फेल में इनके बहुत तजाद होता है। और ये जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी और दहशतगर्दी के लिए कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं अपनी ज़ाती सज़ाओं को माफ़ करवाने के लिए और मुश्किल तरीन वक़्त में से किसी तरह जो कि ख़ुसूसन जनरल फैज़ की चार्जशीट है उस तरह के मौजूदा हालात और 190 मिलियन के जो केसेस हैं उनसे निकलने के लिए। लेकिन इसमें मसला ये कि पहले देखिए उनके ऐसे मुतालबात थे, जैसे वो कहते थे कि हमारी मैंडेट की वापसी करें, हुकूमत का खात्मा हो, इस किस्म के मुतालबात थे। इससे नज़र आता था कि आप क्यों उनसे मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात का मतलब है कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए। अब तो वो 2 बात कर रहे हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल तहकीकात और सियासी कैदियों की रिहाई। तो यहाँ से तो रास्ता निकल सकता है ना साथ बैठने का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो पोजीशन है जो PMLN की और हमारे इत्तेहादियों की बहुत देर से थी। अपनी पोजीशन से ये पीछे हटे हैं और ये तस्लीम किया है PTI ने कि वो उन्होंने गलत पोजीशन ली थी। और इसके साथ जो सबसे अहम बात है, ये बात ये अब तस्लीम कर गए हैं 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट, इस असेंबली के मैंडेट को, उसके साथ जो कहा करते थे कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाते, वो बयानिया इनका लोगों को दिखाने के लिए था, उसका हकीकत से तल्लुक नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें जब ये तस्लीम कर गए हैं और साथ उसके साथ ये हमसे बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये हुकूमत और हमारे जो इत्तेहादी हैं, मेरा ख्याल है कि ये हमारी कामयाबी है। मगर इन्हें अपनी नेक नीति साबित करनी होगी और इन्हें ये नेक नीति साबित करनी होगी कि इनकी ये बातचीत पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जिसमें दहशतगर्दी, इकॉनमी और बाकी है, ये उन चीज़ों पर करना चाहते हैं, ना कि ये अपनी सियासत और अपनी। अब नियत का पैमाना क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी नियत से कर रहे हैं, बुरी नियत से कर रहे हैं? ज़ाहिर है कोई भी मुज़ाकरात करेगा, सियासत में दूसरी टेबल के दूसरी साइड पर होगा, वो अपना फ़ायदा तो ज़रूर देखेगा, मगर किसी ना किसी लेवल पर जाके मुज़ाकरात करेगा। आप उसकी नियत को कैसे मेजर करेंगे कि जी आपकी जो नियत है वो अच्छी है या बुरी है? देखिए, वो बिल्कुल लोगों के एक्शन से पता चल जाता है। और अभी भी आज भी कौमी असेंबली में इनके अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि हम तो 26 नवंबर में जो खून हुआ है उसका हिसाब चाहते हैं। तो हुकूमत भी तो हिसाब ही चाहती है। ये सारे खून खराबे की वजह तो आपका वो धावा और बगावत थी, और आप समझते हैं कि किसी मुज़ाकरात से 9 मई या 26 नवंबर माफ़ कर दिया जा सकता है? नहीं। हाँ, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए आपको अस्करियत, इंतशाद, बगावत नहीं बल्कि सियासी रवैया अपनाना पड़ेगा, जैसा कि अब आप अपनाना शुरू हुए हैं। और इसके साथ ये बात भी जहन में रखें कि किसी किस्म का NRO
किसी केस में वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, 190 मिलियन हो, वो बिल्कुल डिस्कस नहीं होंगे। बातचीत होगी पाकिस्तान के मसाइल पर, बातचीत होगी पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पर, मुआशी इस्तेकाम पर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी और पाकिस्तान की लग रहा है कि सियासी जमात बदल गई है, बात वही हो रही है। इमरान खान साहब कहते थे मैं क्यों बात करूं, क्योंकि इनको मुझसे एनआरओ चाहिए तो मैं तो बात नहीं करूंगा। बाद में उन्हें बड़ा नुकसान हुआ अपनी इस पोजीशन का कि सियासी कुव्वतों को खुद एंगेज करते, इस्टेब्लिशमेंट पर इतना रिलाय ना करते तो शायद आज इस पोजीशन में ना होते। अब ऐसा लग रहा है आप भी यही बातें कर रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ नहीं देंगे। जाहिर है उनकी कुछ शिकायत हैं, उन्हें सिस्टम से शिकायत हैं, वो उस पर बैठकर बात करना चाहते हैं, नेगोशिएशन करना चाहते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि कुछ शराइत हम बगैर शराइत के आगे बढ़ना चाहते हैं, जाहिर है उनके अपने अंदर भी कंफ्यूजन है। अब आप शराइत रख रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, देखिए पहले भी इन्होंने गलत पोजीशन ली कि ये बातचीत नहीं करेंगे, ये हाथ नहीं मिलाएंगे, ये इस असेंबली को नहीं मानेंगे। ये सारी पोजीशंस को छोड़कर पीछे हट के उस पोजीशन पे आए हैं जो कि PMLN की हुकूमत की इत्तेहादियों की पोजीशन थी। और अब मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी की ज़ात के गिर्द ये नहीं घूमने चाहिए, किसी के केसेस के गिर्द या किसी जो बड़े वाक़यात हैं जो कि रियासत माफ़ नहीं जिसे कर सकती और जिसे माफ़ नहीं करना चाहिए या जिसे नहीं भूलना चाहिए, उन पर बातचीत नहीं। पाकिस्तान के मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए, आम आदमी की ज़िंदगी के पर बातचीत, उसको आसान बनाने पर बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी और पाकिस्तान की इकॉनमी गरीब का चूल्हा चलाने पर, पाकिस्तान के कौमी मुफाद जो है उस पर बातचीत होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हें सीखना चाहिए कि हर वक्त बिला वजह इस तरह का सियासत आपको आखिरकार नुकसान देती है, फिर आपको पीछे हटकर उस पोजीशन पर आना चाहता है जो हकीकत है। मगर तो मेरा ख्याल है जो 5 दिसंबर को फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया कि और जिससे ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की सोच का अंदाज़ा होता है। उन्होंने इलामिया में कहा कि फोरम ने दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों की हिफाजत और गैर मुल्की मेहमानों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए फ़ौज की कानूनी तैनाती पर होने वाले मजमूम प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। ये प्री प्लान कोऑर्डिनेटेड तयशुदा प्रोपेगेंडा था। कुछ सियासी अनासर की जानिब से पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करने के लिए होने वाली एक गहरी साजिश का तसलसल है। साथ साथ जो कुछ हुआ कि हुकूमत जहर उगलने, झूठ बोलने और तकसीम के बीज बोने के लिए इजहार राय की आज़ादी के बेलगाम और गैर अखलाकी इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त कवानीन और जवाबित को नाफिज करे। क्या हुकूमत ने अपने ऊपर एक मैसेज के तौर पर लिया है कि आपको मैसेज दिया गया है कि जी हम कोई नहीं तैयार, आपने इनसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, इनके खिलाफ कार्रवाई ही करनी है? देखिए हुकूमत की ऑलरेडी ये पोजीशन है। मैंने आपको कहा है कि कोई एनआरओ, कोई माफ़ी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। हाँ, ये जो कुछ हुआ है ये हुकूमत का फैसला था। हुकूमत का फैसला था कि अफवाज को अहम बिल्डिंग्स पे वहाँ तैनात करना है। 245 पर बुलाना हुकूमत का फैसला, रेंजर्स को बुलाना हुकूमत का फैसला है। लाठी चार्ज से लेके आंसू गैस हो या कोई भी हिकमत अलमी, ये हुकूमत का हमारा फैसला है, हम इसे ओन करते हैं। मगर ये कोशिश करते हैं कि अदारों पर उंगली उठाने पे, यानी ये बात नहीं कहते कि हमारे लोग मुसल्ला आए और उन्होंने आकर धावा बोला, बल्कि ये कहते हैं जो कानून नाफिज करना चाह रहे थे या अमन के लिए फोर्सेस खड़ी थी, उन्होंने जो एक्शन किया वो जस्टिफाइड था। तो मेरा ख्याल है कि कोई हमें बातचीत से नहीं रोक रहा और ना कोई रोकेगा। अगर बातचीत पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के लिए, मुआशी इस्तेकाम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आम आदमी पर होगी, आए ना आम आदमी पे बात करें। आए मिसाके मईशत का हमने पहले भी कहा था, आए उस पर बात करें। आए मिसाके जमहूरियत पे शामिल हो, आए आगे बढ़ते हैं। और ये जो झूठे बयानी है, आप ये कह रहे हैं इस पर बात करें, मगर ये चोर हैं, ये छोड़ दें। जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे खुलवाए गए कि आप एहतजाज ना करें। फिर अभी मोहसिन नकवी साहब ने उनको इंगेज किया था जब ये वाला एहतजाज हो रहा था। शेर अफजल मरवत में तो साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में कहा कि यहाँ तक बात आ गई थी मुज़ाकरात में कि बानी PTI की 15 से 20 दिनों में रिहाई भी हो सकती है। मगर उन्होंने खुद भी माना कि हमारी गलतियाँ डिटाई के लें कि हम फिर भी डी चौक की हद तक गए, हम ना जाते। तो इंगेज तो किया है ना, जब भी खतरा बनते हैं तो इंगेज करते हैं। फिर वो कह रहे हैं अभी उन्होंने 1 जनवरी तक ये अपनी जो सिविल नाफरमानी है उसको डिले किया है, वो फिर बात करीब आने लगेगी, फिर जाके आप इंगेज करेंगे। अभी आप मान नहीं रहे बात करने के लिए। देखिए, एक तो जो आप सिविल नाफरमानी की बात करते हैं और ये जो रलाय कर रहे हैं KPK हुकूमत पे, KPK पे CM और हुकूमत नाफरमानी नहीं कर सकती, सिविल नाफरमानी क्या करेगी? बड़े समझदार हैं,
बड़े कहनाकार हैं और यहाँ वो अपनी गाड़ियाँ, कारकुन और वो एक एक चीज़ छोड़कर वो चले जाते हैं जब उनको कोई मैसेज मिलता है, और वो अपनी नौकरी, अपनी वो हुकूमत बचाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि ये इस तरह एंगेज किया जाता है, हम तो एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन हम साथ ये भी कहना चाह रहे हैं, जिससे एंगेज कर रहे हैं कि आपके जो गुनाह हैं आपको भुगतना पड़ेंगे। उनकी पार्टी को भी ये कह रहे हैं। हमने उनसे कभी एनआरओ के लिए बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा गया कि 9 मई को भूलेंगे या 26 नवंबर को भूल देंगे, या हमने उनकी 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटे हों। हम अपने एजेंडे और अपनी चीज़ों पर खड़े हैं, पीछे वो हटते हैं, और उनको कोई एंगेजमेंट ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के मुफाद में ना हो। क्या दहशतगर्दी के लिए एंगेज ना करेंगे? क्या इकोनॉमी के लिए? मगर लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही है कि हमें तो मैसेजेस आ रहे हैं पाकिस्तानियों के कि अगर हुक्म आएगा तो हम रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देंगे। इमरान खान ने भी रोका हुआ है। अगर जाहिर है रेमिटेंसेस बहुत बड़ा किरदार है, आज भी करंट अकाउंट सरप्लस आया है, रेमिटेंसेस का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमें तो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जैसे ही कॉल आएगी तो हम उस पर अमल करेंगे। देखिए, आप अगर इनका थोड़ा सा, जब हुकूमत में थे बानी पीटीआई, तो उन्होंने एक फंड शुरू किया था जिसमें ये जो डैम फंड था उसमें साकिब निसार साहब ने किया था, फिर जैसे साकिब निसार साहब ने किया था, इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनकर उसमें भरपूर हिस्सा डाला था। जनरल बाजवा उसमें बहुत बड़े पेश थे, एक दिन की सैलरी अफवाज पाकिस्तान की भी उसमें डाली थी, बड़ी कौम को उम्मीदें दिलाई गई थी। जी, उसमें अगर आप देख लें तो बिरून मुल्क पाकिस्तानियों ने कितने पैसे भेजे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा से इनका ख्याल है कि शायद बैरून मुल्क पाकिस्तानी सारे इनके ग़ुलाम हैं, या सारे इनके वो हर कोई मेरा ख्याल समझता है। और ये जो धमकियाँ हैं, ये जो कहते हैं इनके पास कार्ड रहता है, ये जो कहते हैं हम सिविल नाफरमानी करेंगे, तो मैंने तो पहले भी कहा था 10-15 दिन और भी, महीना इंतज़ार करते हैं, आखिरी कार्ड्स भी खेल लें और उस कार्ड्स खेलने के बाद देख लेते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती जिसमें कोई धमकी या दौंस हो। और दोबारा से मैं कह दूं कि कोई बातचीत ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी पर्सन स्पेसिफिक हो, उसके केसेस के मुतल्लिक हो, या वो उन वाक़यात के मुतल्लिक हो जिनको रियासत ना भूली है, ना भूलेगी, और उसका रिजल्ट आएगा और वो आपके सामने आएगा। वैसे मगर अब इसमें मसला ये है कि अगर आपको इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से नहीं डर लग रहा है, तो मौलाना फजल रहमान खतरा बने थे आप लोगों के साथ। जब वो मिले थे पीटीआई के खिलाफ तो खतरा बड़ा हो गया, और ज़ाहिर हमने कॉन्सिक्वेंस में देखा कि नो कॉन्फिडेंस हुई। अब मौलाना फजल रहमान बड़े नाराज़ हैं। आप लोगों ने एक ऐसी कमिटमेंट कर ली 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए उनसे, जिसको अब आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐवान में उन्होंने मामला उठाया कि ऐवान में मसला नहीं हल होगा तो फिर मैदान में मुलाकात होगी। आज लॉ मिनिस्टर ने जब क्लैरिफिकेशन भी दी, वो भी नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि ये कानून बन चुका है, आप खुद एमएनए रहे हैं, सेनेटर हैं, कानून साजी के हवाले से वो कह रहे थे कि मेरा 40 साल का तजर्बा, ये हो नहीं सकता कि अब ये कानून ना बना हो। क्या करेगी हुकूमत? देखिए, हम जो फजल रहमान साहब हैं वो मंजे हुए सियासी रहनुमा हैं, और हम उनको हर सूरत मैदान में पहुंचने से पहले मना भी लेंगे। और आप ये देख लें कि बहुत बड़ा डिफरेंस था 26वीं आईवी तरमीम में, जो सब लोग कहते थे कि एक ड्राफ्ट जो बिल्कुल 180 डिग्री पर दूसरा ड्राफ्ट था, तो वो उस पर भी हमने बातचीत करके तमाम जमातों को ऑन बोर्ड ले लिया। ये तो बड़ा छोटा सा इशू है, इसको हम हल कर लेंगे इंशाल्लाह। मौलाना ने कहा तो कानून आपको नोटिफाई करना ही पड़ेगा गैजेट में कि ये कानून बन गया है, इसके अलावा नहीं मानेंगे। वो आज नहीं मानी उन्होंने, जो एक्सप्लेनेशन थी लॉ मिनिस्टर की। देखिए, मौलाना साहब को हम राज़ी कर लेंगे, और वो आपको जैसे 26वीं तरमीम पे उनकी बड़ी सख्त पोजीशन थी, और बाकी जमातों की भी हमने तो वो मुश्किल तरीन मरहला भी उनके साथ मिलकर तय किया है। ये बड़ा छोटी सी बात है, हम इसको कर लेंगे। और एक मैं आपसे बात कह दूँ, पाकिस्तान में कोई अब जो समझदार लोग हैं वो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम है, जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान भी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान का रुपया तकड़ा हुआ है, पाकिस्तान में उम्मीद पैदा हुई है, उसको कोई भी अच्छी सियासी जमात जो है उसको ख़राब नहीं करेगी। मौलाना साहब बहुत समझदार हैं, और वो पहले भी हम उन्हें मना लेते हैं, और अब भी हम इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया तला चोई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। यूनान में गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े में अब तक 5 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं, जबकि दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं।
जिनकी तलाश जारी है। मरने वाले पाकिस्तानियों का ताल्लुक सूबा पंजाब के शहरों सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। कश्ती उलटने का ये दिलखराश वाकया 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात को यूनान की समंदरी हुदूद में पेश आया। वाकये में कुल 3 कश्तियों को हादसा पेश आया है जो लीबिया से गैर कानूनी तौर पर यूनान में दाखिल हो रही थी। हादसे की तफसीलात बताते हुए यूनान में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा है कि लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। कश्तियों को हादसा ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से पेश आया है। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शगाफ पड़ा और फिर वो कश्ती डूब गई। लापता पाकिस्तानियों में कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। इसके अलावा यूनान में पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमने इस वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है जो 5 दिनों में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भेजेगी और इस वाक़े में मुलविस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कमेटी हैज़ बीन फॉर्म और उसमें जो है उन्होंने उनको 5 रोज़ के अंदर हिदायत दी गई है कि वो वज़ीर आज़म साहब को एक रिपोर्ट दें जिसमें जो लोग इस मकरूह कारोबार में इन्वॉल्व हैं उनको जो है कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तानी हैं जो 5 थे, जैसे एक शिप में से उसमें एक बच्चा है, जो 6 हैं उसमें भी एक बच्चा है। इसी तरह यहाँ भी ये जो ट्रेंड है कि अब माइनर्स बच्चे जो हैं इनको भेजा जा रहा है, दैट इज़ वेरी सीरियस। ये इल्तिजा है जो वालिदैन हैं कि अपने माइनर बच्चों को तो मत भेजें आप इस किस्म के खतरनाक सफर पर। हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों ने इस दर्दनाक हादसे की तफसीलात बताई हैं कि किस तरह वो लीबिया से यूनान के लिए निकले और कश्तियों को हादसा कैसे पेश आया और उन्हें रास्ते में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। पानी बहुत तेज ही जी फिक्र गल है कश्ती जी सी ना वो भाईजान छोटी सी सही है ते जंटा जी है ना खलका बुधी पाई कारगो वड्डा शिप सी कारगो दे नाल वजी है लहरां बड़ियां तेज सन ते वो जाके जो वजी है ना ते शिप जरा ना पलट गया जी। इंजन भी हल्के लगे सन, इंजन विच 1-2 ते बंद हो गया सी ते एक झटके लै रहा सी। वो बहुत अगों कोई ना आयो, तुहाडी मेहरबानी जेड़ा भी कोई सुने वेखे अगों कोई ना आयो, इस राय कदे ना आयो। पाकिस्तानी मुश्किलात सन, उथों दसे आ लीबिया आ गए हैं। लीबिया आके भी असं 1.5-2 महीना अपने को दलील होंगे रहे हैं तो ढेर सारे दलील होया, ना कोई रोटी, ना कोई पानी, ना कोई कपड़ा, ना कोई फोन, ना कोई गलबात। उतों असें शिप च बैठे हैं, ना शिप ठीक सी, ना वो इंजन ठीक सन, ना उन्होंने कोई वाकी टाकी ठीक सी, ना उन्होंने कोई GPS, ना ड्राइवर ठीक सी, ना साढ़े कोई जुत्ती कपड़ा साड़ी हेल्प की जाए। बाकी सानू मोबाइल या जो भी सहूलत है जो तुहाडे कोल हो सकता वो साड़ी मदद की जाए, असी इस टाइम मददगार हां। केड़ा इलाका पाकिस्तान? गुजरात। तुहाडा केड़ा इलाका पाकिस्तान? सियालकोट। सियालकोट की नाम है तुहाडा? हमाद। वीर जी तुहाडा? ये मेरा ना की अहमद। तुहाडा जिला सियालकोट तहसील पसूर। वीर जी तुहाडा? जिला गुजरात राजा साजन नाम जी। तुहाडा भाई जी? अपना सियालकोट। जबकि यूनान में मौजूद पाकिस्तान के सिफारत खाने ने वाक़े की रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भेजी है, जिसके मुताबिक यूनान की समंदरी हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियाँ लीबिया के शहर तबरूक से रवाना हुई थीं। पहली कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे जिन्हें बचा लिया गया था। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। रेस्क्यू एहलकारों ने दूसरी कश्ती के भी तमाम मुसाफिरों को बचा लिया था, जबकि तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे जिनमें से 76 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इसके अलावा कश्ती में 3 बांग्लादेशी और 2 मिस्री शहरियों समेत कश्ती चलाने वाले 2 अफराद भी सवार थे जिनका ताल्लुक सूडान से है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी कश्ती में सवार 39 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें से 35 पाकिस्तानी हैं, जबकि इसी कश्ती के सवार 5 अफराद की लाशें मिली हैं जो सारे पाकिस्तानी हैं, जिनमें से 4 लाशों की शनाख्त सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से हुई है और उनका ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। जबकि 5वीं लाश भी पाकिस्तानी की ही है, लेकिन ताहाल उसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। जबकि तीसरी कश्ती के 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 36 पाकिस्तानी हैं। रेस्क्यू किए गए अफराद में कश्ती का सूडानी ड्राइवर भी शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए पाकिस्तानियों को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस से 40 किलोमीटर दूर वाक़े मालाकासा रेफ्यूजी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे पर आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे पहले भी यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में बहुत से पाकिस्तानी मारे गए थे। हम उस वाक़े को भी रिव्यू करेंगे और उसकी रोशनी में सख्त फैसले करेंगे। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स कश्ती में सवार थे, कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह को प्यारे हो गए और तकरीबन 40 से कुछ ज़्यादा रेस्क्यू किए गए। बदकिस्मती से ऐसा वाक़या जुलाई 2023 में भी हुआ था जिसमें तकरीबन 260 पाकिस्तानी डूब गए थे और सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। ये मैं समझता हूँ कि बहुत एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं चंद दिन में मुतल्लिका जो वज़रा हैं और सेक्रेटरीज उनकी मैं मीटिंग
मैं बुला रहा हूँ, उसमें जो 2023 में जो वाक़या हुआ था उसको रिव्यू करेंगे। उसकी रोशनी में अब जो मज़ीद फैसले हमें करने पड़े हम करेंगे, उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। जबकि वाक़या सामने आने के बाद पाकिस्तान में FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुतहरिक हो गई है और आज FIA गुजरावाला ने अपनी मुद्दत में कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसानी स्मगलरों के 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गुजरावाला में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर शहजाद के मुताबिक FIA गुजरावाला ने कश्ती हादसे का पहला मुकदमा अपनी मुद्दत में दर्ज कर लिया है, जिसके मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए हैं और इंसानी स्मगलर कमरुज़्ज़मा उर्फ खुर्रम जज्जा का नाम मरकजी मुल्जिम के तौर पर सामने आया है। खुर्रम जज्जा, उसके भाई उस्मान समेत फैमिली के 4 अफराद मिलकर इंसानी स्मगलर्स का ये गिरोह चलाते हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट से है। खुर्रम जज्जा खुद लीबिया में मुकीम है और इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के साथ मुंसलिक है। खुर्रम जज्जा का गिरोह गुजरावाला के सनियारा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के बाद से सरगर्म हुआ था। कोटली आज़ाद कश्मीर के रिहायशी शमरेज फौजी का नाम भी मरकजी मुल्जिमान में शामिल है। जबकि FIA ने कश्ती हादसे में मुलविस 2 सहूलतकारों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक मुल्जिम को गुजरावाला और दूसरे को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। जबकि वाक़े में मुलविस बाकी 18 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यूनान में हादसे के बाद अब पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे हरकत में आ गए हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है जिसमें पाकिस्तानियों की जान का ज़िया हुआ है। इससे पहले गुज़िश्ता साल जून में भी एक इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें 200 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान के करीब ही समंदर में डूबकर मारे गए थे। इस वाक़े के बाद भी इसी तरह इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं और मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए, लेकिन इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला अभी तक उसी तरह से जारी है और अब भी हज़ारों पाकिस्तानी अपनी जान दांव पर लगाकर बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में यूरोप का सफ़र करते हैं, जिनमें से कुछ मारे जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें भी इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखी। आज स्टेट बैंक ने एक्सटर्नल अकाउंट के नवंबर के महीने के हतमी आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 4.9% की महंगाई और उसके नतीजे में शरह सूद में 2% कमी के बाद करंट अकाउंट के भी मस्बत आदादोशुमार आज सामने आए हैं और नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर का करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है, यानी 10 साल बाद इतना बड़ा सरप्लस आया है। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस हो गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 5 माह में 1.67 अरब डॉलर्स का खसारा रहा था। जुलाई से नवंबर तक मुल्की बरामदात 13.28 अरब डॉलर्स रही। जुलाई से नवंबर तक मुल्की दरामदात 22.97 अरब डॉलर्स रही। माली साल के 5 महीनों का तिजारती खसारा 9.68 अरब डॉलर्स रहा। 5 माह में तरसीलात ज़र 14.76 अरब डॉलर्स मौसूल हुई। नवंबर में IT बरामदात 32.4 करोड़ डॉलर्स रहीं। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर की IT बरामदात 2% कम रही, मगर गुज़िश्ता बरस से 25% ज़्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कल हमारे प्रोग्राम में बता दिया था कि नवंबर में 700 मिलियन डॉलर से ज़ायद का करंट अकाउंट सरप्लस आएगा, जिसके बाद माली साल के इब्तिदाई 5 माह में 950 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा था कि हुकूमत ने बजट बनाते हुए इस माली साल में सूद की अदायगी का 9,800 अरब रुपए का टारगेट रखा था, मगर अब शरह सूद तवक्कात से ज़्यादा कम होने की वजह से सूद की अदायगी 9,800 अरब रुपए की जगह 8,300 अरब रुपए रहेगी और हुकूमत को 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस माली साल में 26.1 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों में से माली साल के बाकी माह में पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है, बाकी रोल ओवर हो जाएगा और मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ ये अदायगी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा कम हुआ है क्योंकि हुकूमत ने बैरूनी कर्जे की अदायगियाँ की हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद रहा है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो स्टेट बैंक डॉलर खरीदता है और जब मार्केट में डॉलर कम होता है तो स्टेट बैंक मुदाखलत करता है। हमने मार्केट से डॉलर खरीद कर कर्जों की अदायगियाँ बर वक्त की हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है। तरसीलात ज़र इस साल 35 अरब डॉलर से भी ऊपर होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि करंट अकाउंट खसारे के हवाले से माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। हम एक्सपेक्ट करें कि सिंगल डिजिट में इस साल इन्फ्लेशन क्लोज होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर। साल के अंदर अंदर हमें हमारा तवक्को ये है कि ये 5 से 7% के दरमियान जो लेवल आ जाएगा और फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हुकूमत ने अपना टारगेट रखा था सूद की अदायगियों का, ये अज्यूम करके था कि 17 से 18% का एवरेज इंटरेस्ट रेट रहेगा इस माली साल में। तो 22% को देखते हुए गवर्नमेंट ने आगे उसका इन्फ्लेशन में कमी को देखते हुए जब बजट बनाया था तो रेट जो है वो हायर साइड पे रखा था। हमारे ख्याल में ये 9.8 ट्रिलियन जो 9.8 ट्रिलियन का
जो उस वक्त बजट के अंदर रखा गया था, ये अमाउंट कम होकर 8.5 से नीचे आ जाएगा, कोई 8.3 ट्रिलियन, 1.5 ट्रिलियन का इस साल वो इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को सेविंग होगी। बहुत ज्यादा कंसर्न का इजहार किया जाता था कि पाकिस्तान ने इस माली साल में 26.1 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है। आज जो आपने एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया वो ये कि 15 दिसंबर तक 10.4 अरब डॉलर्स की अदायगी या फिर रोल ओवर वो हो चुका है। बाकी के जो 7 माह हैं उसमें कैसे हम बाकी अदायगियां करेंगे अगर हमारे इनफ्लोज वीक हैं? टोटल हमारे 26.1 बिलियन डॉलर जो है वो हमने पूरे साल के अंदर रीपे करना है। कोई तकरीबन 16 बिलियन डॉलर ऐसा है जो कि ऑलरेडी हमारे पास कमिटमेंट्स हैं लेंडर्स की तरफ से कि ये रोल ओवर हो जाएगा। जो रीपेबल अमाउंट है वो सिर्फ 10 बिलियन जो है वो 10.25 बिलियन के करीब है, में से 5 बिलियन से ज्यादा हमने पे कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी बाकी के 6.5 माह जो है इसमें हमें सिर्फ 5 बिलियन के करीब जो है ना और रीपे करना है, और 12 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व के साथ हमें 5 बिलियन डॉलर पे करना इस साल के अंदर जो है वो बिल्कुल इसमें जरा भी जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। माजी में तनकीद होती थी कि स्टेट बैंक इंजेक्ट कर रहा होता है, अब यह है कि बहुत ज्यादा बाय कर रहा है और डॉलर इन्फ्लेटेड है। जो तनकीद जो करने वाले इदारे उनको तो कुछ ना कुछ तनकीद करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने ये तनकीद करनी शुरू कर दी है कि डॉलर बाइंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है डॉलर बाइंग अगर मार्केट के अंदर सरप्लस लिक्विडिटी है तो सेंट्रल बैंक बाई करेगा, अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होता है तो हम उसमें सप्लाई भी करते हैं। इस साल जो है वो अभी भी अब पिछले जो पहले 5 माह इसके अंदर भी हमने बाइंग की है, तो इसके नतीजे में हमने ना सिर्फ अपनी डेट रिपेमेंट्स जो है वो टाइमली की हैं बल्कि हमने अपने रिजर्व्स को जो है वो उसमें भी खतर का इजाफा किया। इस साल हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि पूरे साल के हमारे रिजर्व जो रेमिटेंसेज हैं इंशाल्लाह 35 बिलियन डॉलर से ऊपर जाएंगे। ये नवंबर का तकरीबन 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा का सरप्लस आएगा। पहले 4 माह में हमारा सरप्लस जो है वो 200 मिलियन से ज्यादा है, तो टोटल मिला के ये तकरीबन 950 मिलियन डॉलर का हमारा सरप्लस हो जाएगा पहले 5 माह के अंदर। वो साइकिल है जिसमें इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा पिकअप करती है तो फिर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और वो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ हम चले जाते हैं। इस दफा वही होने जा रहा है। हमने इंशाल्लाह माजी में जो गलतियां की हुई हैं उनको नहीं दोहराना। हमारा जो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल की अगर आप एवरेज देखते हैं तो वो 3.5% है। इस साल हमारा जो है वो ग्रोथ रेट जो है हमारी पिछले 10 साल की हिस्टोरिक एवरेज की तरफ जो है वो जा रहा है। इससे ऊपर इंक्रीज करते हैं लेकिन साथ साथ अपने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज भी इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। और ये बात वाज़ेह हो कि जितने भी मुआशी इशारे हैं वो मुआशी तरक्की की नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ही पाकिस्तान तरक्की के साथ इंपोर्ट्स अफोर्ड कर पाएगा, वरना जो करंट अकाउंट का मसला है वो हमेशा पाकिस्तान में रहा है। तो 5% से ऊपर तरक्की के लिए और स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बरामदात बढ़ाना बहुत ज़्यादा अहम है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।